तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC। हम इस पूरे ढांचे को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के चश्मे से डिकोड करेंगे। ये समझना सच में बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे आम नागरिक की जिंदगी, उसकी सुरक्षा और उसके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये मानवाधिकार होते क्या हैं? अधिनियम की धारा 2 इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाती है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसके सख्त कानूनी मायने हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमारे जीवन, आज़ादी, समानता और सम्मान से जुड़े वो अधिकार जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें हमारी अदालतें कानूनी तौर पर लागू करवा सकती हैं। यही वो मजबूत नींव है जिस पर पूरा NHRC टिका हुआ है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना की गई थी। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, मानव अधिकारों की रक्षा करना, खासकर तब जब सरकारी तंत्र से कोई चूक हो रही हो। और इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद 28 दिसंबर 1993 को ये अधिनियम आधिकारिक रूप से पूरे देश में लागू हो गया। सच कहूं तो भारत में अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक तरह से गेम चेंजर कदम था। तो इस पूरी चर्चा को हम 6 लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे बुनियादी परिचय से, फिर देखेंगे इसका गठन, नियुक्तियां, आयोग के मुख्य काम, इसकी शक्तियां और आखिर में सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। भाग 2, गठन और समिति की संरचना यानी NHRC के वास्तुकार। चलिए देखते हैं कि इस पावरफुल संस्था को असल में चलाता कौन है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। 2019 में एक संशोधन हुआ था। उससे पहले केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा जो कोर टीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 3 ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों की गहरी समझ हो। और हाँ, इनमें कम से कम एक महिला का होना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही अल्पसंख्यक या महिला आयोग जैसे अन्य राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष इसके डीम्ड मेंबर्स यानी मानद सदस्य होते हैं। इससे इस संस्था की पहुंच बहुत व्यापक हो जाती है। जाहिर है, इतने बड़े और महत्वपूर्ण ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो यहाँ महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं और इस पूरी टीम का जो मेन हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। भाग 3, नियुक्तियां और सदस्यों का कार्यकाल, मतलब अधिकारों के इन रक्षकों को चुना कैसे जाता है। धारा 4 के तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो सच में बहुत सख्त है। ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में एक हाई लेवल कमेटी नामों की सिफारिश करती है और इस कमेटी में कौन कौन है? खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और गृहमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। जब इतने शीर्ष स्तर से नाम तय होता है, तब जाकर दूसरे स्टेप में भारत के राष्ट्रपति वारंट और मोहर के तहत इनकी आधिकारिक नियुक्ति करते हैं। इतनी जबरदस्त स्क्रूटनी इसलिए होती है ताकि सिर्फ सबसे बेहतरीन लोग ही यहां तक पहुंचें। अब ये 2 नंबर जरूर याद रखिएगा, 3 और 70। सदस्यों का कार्यकाल या तो 3 साल का होता है या फिर उनके 70 साल की उम्र पूरी होने तक। इनमें से जो भी पहले आ जाए वो दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये जो सख्त लिमिट तय की गई है ना, वो इसलिए है ताकि संस्था में हमेशा एक नई ऊर्जा और जवाबदेही बनी रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में रिटायर्ड जजों को ही क्यों रखा जाता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। देखिए, मानवाधिकारों से जुड़ी शिकायतें अक्सर सरकार या पुलिस के ही खिलाफ होती हैं। ऐसे में अगर वहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज बैठे होंगे तो ये पूरी तरह तय हो जाता है कि आयोग बिल्कुल निडर, आज़ाद और निष्पक्ष होकर अपना काम करेगा। उनकी जो कानूनी विशेषज्ञता है वो इस संस्था की साख को कई गुना बढ़ा देती है। भाग 4, प्रमुख कार्य और कर्तव्य, एक सक्रिय तंत्र। चलिए देखते हैं कि डे टू डे बेसिस पर यह मशीन असल में काम कैसे करती है। धारा 12 के तहत इनका सबसे पहला और मुख्य काम है जांच करना। अगर कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई सरकारी अधिकारी लापरवाही बरत रहा है तो आयोग तुरंत हरकत में आता है।
और सबसे खास बात, इन्हें किसी की शिकायत का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये खुद अपनी तरफ से, जिसे कानूनी भाषा में स्वतः संज्ञान या स्व मोटू कहते हैं, उससे भी जांच शुरू कर सकते हैं या फिर किसी पीड़ित द्वारा दायर याचिका पर भी एक्शन ले सकते हैं। और बात सिर्फ शिकायतों की जांच तक ही सीमित नहीं है। अदालत की इजाजत से ये वहां चल रहे मानवाधिकार के मुकदमों में भी दखल दे सकते हैं। ये टीम कागजों से बाहर निकलकर ग्राउंड पर भी जाती है, जैसे जेलों या डिटेंशन सेंटरों का दौरा करना, वहां कैदियों की स्थिति देखना और सुधार के सुझाव देना। साथ ही ये कानूनों की समीक्षा करते हैं और आतंकवाद जैसे उन सभी कारणों का बारीकी से अध्ययन करते हैं जो लोगों के अधिकारों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये सिस्टम की लगातार निगरानी करने का एक बहुत ही एक्टिव तरीका है। इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा रोल एक मार्गदर्शक का भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करते हैं ताकि उन्हें भारत में बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ये ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च को बढ़ावा देते हैं और मीडिया व एजुकेशन के जरिए लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं। जो एनजीओ ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आयोग उनको भी पूरा सपोर्ट और बढ़ावा देता है। अब आते हैं भाग 5 पर, आयोग की शक्तियां या कह लीजिए इनकी सीमाएं क्या हैं। अब इस तुलना को समझना बहुत ही मजेदार और जरूरी है। जांच करते समय एनएचआरसी के पास एक सिविल कोर्ट वाली सारी शक्तियां होती हैं। मतलब ये गवाहों को समन भेज सकते हैं, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, शपथ पत्रों पर सबूत ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये कोई औपचारिक अदालत नहीं है, इसलिए ये किसी को सीधे तौर पर सजा नहीं सुना सकते। ये सरकार को अपनी सिफारिशें देते हैं और भले ही वो सिफारिशें कानूनन बाध्यकारी न हों, लेकिन सरकार को उन पर अपना जवाब या स्पष्टीकरण जरूर देना पड़ता है। सीधे सजा देने की ताकत ना होने के बावजूद ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ये एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। जरा सोचिए, जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इतने बड़े एक्सपर्ट्स कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो उसका कितना बड़ा असर होता होगा। इनकी रिपोर्ट में एक अपार नैतिक और सार्वजनिक ताकत होती है। जब एनएचआरसी कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार पर भारी दबाव बनता है और उसे जनता के सामने जवाबदेह होना ही पड़ता है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, सदस्यों को हटाना और संस्था की निरंतरता। धारा 5 और 6 के तहत सदस्यों को हटाने के नियम बहुत ही सख्त बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे किसी भी सदस्य को हटा दे। आयोग की आज़ादी को बचाने के लिए ये प्रावधान है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, वो भी तब जब दिवालियापन, शारीरिक अक्षमता या नैतिक पतन जैसे बहुत ही गंभीर आरोप साबित हो जाएं। ये सुरक्षा उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडरता से काम करने की हिम्मत देती है। कानून निर्माताओं ने हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए धारा 9 को ही ले लीजिए। ये एक तरह का फेल सेफ सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आयोग में कोई पद खाली भी है या नई नियुक्ति में थोड़ी देरी हो रही है तो उसके कारण आयोग का कोई भी काम या फैसला अमान्य नहीं होगा। संस्था का काम बिना रुके बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। द शो मस्ट गो ऑन। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? एनएचआरसी भारत में हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले एक बेहद मजबूत और आज़ाद संस्था है। ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि आम जनता की वो आवाज़ है जो बिना डरे काम करती है। लेकिन आखिर में इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, एक ऐसे वॉचडॉग के रूप में जो सीधे सजा नहीं दे सकता, बल्कि जो पूरी तरह से पब्लिक प्रेशर और सरकार की जवाबदेही पर टिका है, भविष्य में इसकी ताकत और असर को और बढ़ाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में जरूर सोचिएगा और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।